सही है, इधर दिखेगा फ्रेश। आज पढ़ेंगे चैप्टर कौन सा चल रहा था अभी तक, चैप्टर नंबर कौन सा था, 8 9 कौन सा था, 10 था, 10 था चैप्टर पिछला वाला। आज चैप्टर 11। चैप्टर 11 देखिए आपका क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक। क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आ जाइए। इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ग्रुप 3 से पढ़ना है आपको। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, सबसे पहले ग्रुप में क्या है, इसमें क्या है आपका स्कैंडियम। ठीक है, और स्कैंडियम जो आता है ये किस में आता है, 3D सीरीज में आता है। किस में आता है, 3D सीरीज में आता है। और इसका पीरियड कौन सा है, आवर्त, कौन सा आवर्त है, 4। कौन सा आवर्त है इसका, 4। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्कैंडियम के बाद उस दिन वो बच्ची नहीं आई जिसने पूछा था कि एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करें, नहीं आई। देखो स्कैंडियम के बाद क्या आता है, टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये जो कॉपर होता है ये फर्स्ट बी का मेंबर होता है, ये सेकंड बी। उसके बाद कहाँ आते हैं, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी और सिक्स बी, सेवेंथ बी। और ये किस में आता है, ये तीनों ही किस में आते हैं, 8th में आते हैं। ठीक, ये आप पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं आप, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। हमने कहा था आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल लर्न कर लीजिए, कहा था। ये जो आपके मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक कहां से कहां तक है, ये। ठीक है, ये क्या है आपका डी ब्लॉक है। और हम पढ़ क्या रहे हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, ये पोजीशन पढ़ रहे हैं। आप समझ में आया कि पढ़ क्या रहे हैं, इसी में ही आपका क्या दिया है, एफ ब्लॉक भी दिया है। तो पहले आज डी ब्लॉक फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको। फिर चलिए 4D सीरीज में, 4D सीरीज, इसमें कौन सा पीरियड आएगा, 5। अब बताइए पहला मेंबर कौन सा है, कौन सा है पहला, सिंबल बताइए, नाम नहीं पता तो। वाई, क्या नाम है इसका, है क्या नाम है, वाइट्रिन। वाइट्रिन कौन बोल रहा है, एरिट्रियम, क्या नाम है इसका, एरिट्रियम। उसके बाद किसी को मेंडलीव की पीरियड टेबल नहीं यार, प्रिंस कहा था मेंडलीव की पीरियड टेबल लर्न कर लोगे तो 30 में 30 नंबर दिला देंगे। फ्री में पा गए 30 नंबर प्रैक्टिकल में, है 30 मार्क्स फ्री में पा गए ना। क्या है दूसरा, जिरकोनियम, क्या है जिरकोनियम। उसके बाद है जिरकोनियम के बाद एनबी होता है। और क्या नाम है इसका,
निकोबियम। आगे टेक्नीशियम, वेरी गुड। आगे आगे टेक्नीशियम के बाद सिंबल बताओ। अच्छा सिंबल क्या है? काय का होता है? क्या होता है? आर्यू। रुथेनियम। आगे रुहेडियम, फिर पैलेडियम हो जाएगा क्या? पीडी है इसी में है क्या? फिर एजी के बाद, एजी का नाम क्या है? एजी का क्या नाम है? अर्जेंटम। कहाँ का सिंबल है? सिल्वर। ठीक है, क्या है ये? सिल्वर। आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना किसको है? 3D सीरीज को। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, और इसका कितना होता है? वाइट्रियम का 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। कहाँ? के बाद से मैम एमओ है। वाइट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, रुथेनियम। कहाँ गलत है? वाइट्रियम, जिरकोनियम, किसका? वाइट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम। सही तो है? किसका नहीं लिखा? मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम यहाँ कहाँ आ गया? मोलिब्डेनम है, इसका क्या है? टेक्नीशियम। 44 पे है क्या? ये तो सही है। टेक्नीशियम, टेक्नीशियम बाद रुथेनियम, फिर रोहेडियम, पैलेडियम। सही तो था। मोलिब्डेनम भुला गए। देखो आपको जो पढ़ना है, आपके जो सिलेबस मैंने लिख दिया, लेकिन आपको पढ़ना कितना है? 3D पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 3D पढ़ना है। ये हमने इसलिए बताया कि जैसे वो लड़की वो पूछी नहीं थी क्वेश्चन कि याद कैसे करें, उसने पूछा था ना ये क्वेश्चन कि याद कैसे करें। आपको आपके जो सिलेबस में है, ठीक है, वो 3D सीरीज है, और 3D सीरीज में जितने भी हैं इनका क्या सीरीज होगा, इनका क्या आयनिक रेडियाई होगी, इनका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिर्फ आपके सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, बाकी जितना जिरकोनियम है, बाकी आपको फार्मूला बता देंगे, शॉर्टकट बता देंगे, लेकिन आप भी अपना खुद का शॉर्टकट बनाइए कि आपने किस शॉर्टकट से याद किया है। ठीक है, लेकिन जितना आपका बनेगा 3D में सिर्फ फर्स्ट सेल 3D का ही पढ़ेंगे। लिखिए, न्यू टॉपिक लिखिए, चैप्टर 11 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट स्टार्टिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए, बोले आवर्त सारणी में सभी तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। सभी तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। नेक्स्ट लाइन से वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी उपकोष में प्रवेश करता है। डी उपकोष में या सबसेल में प्रवेश करता है, उसे संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व। ठीक है, डी सबसेल में प्रवेश करता है, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ भी लिख लो, आयरन लिख लो, सिल्वर लिख लो, गोल्ड लिख लो, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कुछ भी लिख लो। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। चार श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणियां लिख लेंगे। पहली कौन सी आपकी? 3D सीरीज, दूसरी 4D, 5D। लिख लीजिए, वाइट्रियम, जिरकोनियम, न्यूबियम, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रुहेडियम, पैलेडियम, और क्या बचा? एजी, सीडी। ठीक है, लिख लेंगे। यहाँ पर लैंथेनम, लैंथेनम के बाद क्या आता है भैया? हाफनियम। टेक्नीशियम नहीं लिखा क्या मोलिब्डेनम के बाद? लैंथेनम, लैंथेनम के बाद HF, हाफनियम, भूल गया 3D। फिर टांटक्लम, टंगस्टन, टंगस्टन के बाद रहेनियम, ऑस्मियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, इरिडियम, प्लैटिनम, एयू, मरकरी। ठीक है, अगला लिखेंगे एक्टीनियम सीरीज का। एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम, डॉबनियम, सिजेनियम। अगला है बोहेरियम, BH, HS, MTDS। नेक्स्ट RG और CN, RG और CN। ठीक है, लिख लेंगे। 39 लैंथेनम का 57 होता है, लैंथेनम 57, लेकिन यहां से 52 से होगा आपका, 72 से होगा। ये आपका 89 और ये होगा आपका 102, 4 से। अब लिख डालो पूरा आगे। यहां से जितने तत्व हैं आपके, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और इनको क्या बोला जाता है? ये क्या होते हैं?
आर्टिफिशियल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्या होता है? n-1 d 1-10 और n-1 आगे क्या था? n-2, हाँ सही कहा, n-2, n-2 ये आता है पेपर में, कभी कभी ये ऑप्शनल दे देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो सिर्फ 3D पर आएगा और 3D ही वाला ही पोर्शन आपको लर्न करना है। बाकी जितनी भी नीचे चीजें हैं इसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है आपका बनेगा, आपका जब भी पेपर अगर टफ करना होगा तो एक बनेगा मरकरी पर, एक क्वेश्चन बनेगा इरिडियम पर, दूसरा क्वेश्चन बनेगा ऑस्मियम पर। क्यों? लिखना चाहो तो रीजन लिख लो। सारे के सारे जितने भी इसमें एलिमेंट हैं सारे के सारे क्या हैं? सॉलिड हैं, बट Hg को छोड़कर। ये लिखना चाहो तो लिख लो, या पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है ये। लेकिन अगर इसमें कॉपर देखा जाए, कॉपर कहाँ है? कॉपर, ठीक है, इसका सर्वाधिक घनत्व होता है। अभी घनत्व वगैरह लिखवाएंगे, ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी होती है। दूसरा आपका ऑस्मियम एंड इरिडियम, इनका भी क्या होता है? घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है। ये बेसिक सा नॉलेज है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। टंगस्टन का सिंबल कभी कभी पूछ लेता है पेपर में, ठीक है, टंगस्टन का पूछ सकता है, पैरेडियम को तो लिख लोगे। खैर आपको सिल्वर का पता होना चाहिए और गोल्ड का पता होना चाहिए, कैडमियम पता होना चाहिए, जिरकोनियम पता होना चाहिए। BH वाले को बोरियम बोलते हैं क्योंकि इसकी बोर ने खोज करी थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बोरियम, ठीक है। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, DB से डॉबनियम, SG से क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? SG का एक सिंबल है सीबोर्गियम, सीबोर्गियम, ठीक है। और BH से बोरियम, और HS किसका सिंबल है? कुछ भी, HS, हैस्नियम, सही बताया। क्या बताया था? यही बताया था, हैस्नियम। अगला क्या है? हैस्नियम के बाद एम्टी मीन्स मैटनीरियम। क्या नाम है इसका? मैटनीरियम। याद नहीं करना है लेकिन जानते रहिए चीजों को। DS का क्या नाम है? डियम, ड्रम स्टेडियम। और RG रॉन्जेनियम। क्या नाम है RG का? रॉन्जेनियम। और CN का, CN का नहीं बता पाओगे। CN का आपने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल खोला है उसके बाद भी नहीं आ रहा है मयंक? CN का क्या है पूरा नाम? ओपेमीशियम। इसका नाम क्या है? ओपेमीशियम, ओपेमीशियम, ठीक है। SG का नाम है सिबोरियम, सिबोर्गियम। जो टप टप है उनको लिख लीजिए, ठीक है। रदरफोर्डियम तो एकदम सरल है, एक्टिनियम सरल है बिल्कुल। इतनी चीजें लिख लिया। पहले बताओ, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे
कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं। इसमें जितने भी आपके डी ब्लॉक वाले तत्व होंगे, ठीक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा अनपेयर्ड होगा, मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें भी कोनो अपवाद है कि नहीं है? कोई ऐसा है जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कौन है? जिंक है, मरकरी है, और इनके पास, तीनों जने के पास क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन ये फिर भी ट्रांजिशन एलिमेंट में रखे गए हैं, ये अपवाद याद रखना है। इसी को लिखवाएंगे और लिखेंगे। अब आप लोग लिख लीजिए, अगर डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, वे इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उसे डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। लिखवा दिया क्या? चलो ठीक। चलो अब कुछ इसकी स्थिति लिख लिया जाए कि आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। आवर्त सारणी में स्थिति, हेडिंग लिखेंगे आवर्त सारणी में स्थिति। तो ग्रुप देखिए 3 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है? 3 से कहां तक गया? 12 तक, ठीक है। पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है? 4 से कहां तक आ रहा है? 7 तक। पूरा लिख लो ग्रुप, ठीक है, लिख लो। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। अब टोटल कितने एलिमेंट हैं इसमें? कुल तत्वों की संख्या है 40। गिन नहीं पा रहे हो जल्दी जल्दी? कितने ऐसे तत्व हैं? ये प्राकृतिक रूप से पाए जाएंगे, आपके नेचर में पाए जाएंगे। कोई ऐसे और हैं जिनको क्या किया जा सके? ये पूरे काउंट कर लो, कितने हैं आर्टिफिशियल है? लिख लो इस बात को। अब छोटे छोटे नोट्स हैं, इनको लिखेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने अभी बताया, इन्हीं को लिख लेंगे। हेडिंग लिखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व। ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व हेडिंग है। इसमें लिखेंगे बोला जाए वह तत्व जिसकी तलस्थ अवस्था या वह तत्व जिसकी तलस्थ अवस्था या उसकी कमी स्थिर ऑक्सीकरण संख्या में, स्थिर ऑक्सीकरण संख्या में, संख्या लिख लिया, ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीकरण अवस्था में डी ऑर्बिटल अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। डी ऑर्बिटल या कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। नेक्स्ट लाइन से जिंक, कैडमियम, मरकरी, सिंबल लिख लीजिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी तलस्थ और साथ ही +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण D10 विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन, D10 विन्यास होते हैं।
इसलिए उन्हें संक्रमण तत्व क्या होगा आगे, इसलिए उन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 10 होने चाहिए। 10 इनके पास अवेलेबल है, तो क्या होंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहे जाएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहा जाता है? जिसका डी ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो, अयुग्मित हो। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, एनसीईआरटी की जो बुक में दिया वो है लैंग्वेज लिख लो, हेडिंग डाल के लिखो एनसीईआरटी, वहां की भी लैंग्वेज लिख लो। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व नाम केवल स्थिति एस और पी ब्लॉक तत्व नाम केवल संक्रमण तत्व नाम केवल स्थिति एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य के कारण है, मध्य के कारण है। फॉर एग्जाम्पल लिख लिया, ये रफ कर दे नीचे वाला, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये भी रफ कर रहे हैं। देखिए जैसे हमने पहला लिया क्या, स्कैंडियम। ठीक है, क्या लिया? स्कैंडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 4s2 3d1। तो यहां पे देखो 3d में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है कि नहीं है? तो ये इलेक्ट्रॉन, ये एलिमेंट कैसा होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, होगा ना? सबको पता है कि नहीं? ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, होगा। अब ये बताइए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? 4s1 3d, बाकी पूरा सेम रहेगा आपका। यही होता है ना? लेकिन थ्रीडिन क्या है? फुलफिल्ड है ना, तो इसको क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है? अभी हमने लिखवाया ना कि जिसमें 3d10 होंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहे जाएंगे। जैसे हमने किसका लिखवाया? जिंक का लिखाया, कैडमियम और मरकरी, या एक्सेप्शनल केस में लिखा। लेकिन आपने जब कॉपर का करा तो कॉपर में भी तो 3d10 है, तो इसको जो है ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है कि नहीं? माना जाता है, लेकिन क्यों? देखो यहां पे तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है ना, पूरे फुलफिल्ड है ना, तो इसको भी नहीं माना जाना चाहिए ना, लेकिन माना जाता है। उसका रीजन क्या है? क्या रीजन है? क्योंकि कॉपर क्या बनाता है? प्लस चार्ज। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाएंगे, यहां कितना बचेगा? 4s1 3d, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना बचा? क्या वो तो जाई ना, SO वाला तो जाई, LS वाला जाएगा ना। कितना बचेगा? 3d9। 3d9 गया। अब देखिए यहाँ पे d ऑर्बिटल आप बनाएंगे, d ऑर्बिटल में कितनी कक्षक होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्या बची आपका? अनपेयर्ड बचा। अनपेयर्ड बचा,
इसलिए कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कि 3d10 के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन है कॉपर के पास, फिर इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? तो आपको रीजन क्या देना पड़ेगा? क्या रीजन देना पड़ेगा? क्योंकि कॉपर जो है +2 कैटायंस भी बनाता है, बनाते नहीं बताता। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे तो यहाँ पर आपको डी का भी तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 एस का जाएगा एक्साइट करके किसी के साथ जाकर रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, तभी तो कॉपर सल्फेट बनता है CuSO4। ठीक है, लिख लीजिए इस रीजन को, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको लिखते रहिए, नहीं तो दिमाग से निकल जाएंगी जब आप पढ़ने बैठेंगे। अभी तो लग रहा है कि हाँ बिल्कुल आ रहा है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे तो चीजें निकल जाएंगी दिमाग से। रब कर दे। अगली हेडिंग लिखेंगे फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। इसके लिख लेंगे क्या क्या होती है। भौतिक अवस्था, अभी जितनी बातें बताया है उसी को पॉइंट वाइज लिख लेंगे, पॉइंट डाल के। पहला पॉइंट लिखेंगे, मरकरी को छोड़कर सभी डी ब्लॉक तत्व क्या है? ठोस हैं या सॉलिड। मरकरी को छोड़कर सभी डी ब्लॉक तत्व ठोस हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सभी संक्रमण तत्व, सभी संक्रमण तत्व ठोस हैं, कॉमा इसी में लगा के लिखते चलो छोटे छोटे पॉइंट्स। उच्च तन्य सामर्थ्य, तन्य मतलब समझ, डक्टाइल पावर। जैसे सोना है उसको पीट पीट कर आप बहुत बड़ा उसका तार बना सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डक्टाइल या तन्य सामर्थ्य। कॉमा आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता मीन्स पीट कर चादर की तरह बना देना, ठीक है, आघात वर्धनीयता। कॉमा उच्च तापीय और विद्युत चालकता, उच्च तापीय और विद्युत चालकता और धात्विक चमक जैसे विशिष्ट गुण दिखाता है, विशिष्ट गुण दिखाता है, ठीक है। ये इसके क्या है? इसके फिजिकल स्टेट है, ठीक है, भौतिक गुण है। अगला लिखेंगे, छोटे छोटे से पॉइंट है, इनको लिख लेंगे। लिखेंगे जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी। वाष्पशील धातुएं, छोटे छोटे पॉइंट लिखो बस, ज्यादा नहीं। वाष्पशील धातुएं, ब्रैकेट में लिख लो, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, न्यून, ठीक है। दूसरा लिखेंगे कॉपर सिल्वर और सोना है। इनको क्या कहा जाता है? सिक्के बनाए जाते हैं इनसे, कॉइन्स मेटल,
ठीक है, सिक्के धातु, सिक्के भी बनते हैं कॉपर के। अभी प्योर चांदी का सिक्का बनाएगा किसके उपलक्ष्य में? प्योर चांदी का सिक्का आरएसएस का जो 100 वर्ष पूरा हुआ उसके उपलक्ष्य में प्योर चांदी का। अगला लिख लीजिए, प्लैटिनम, सिल्वर, एयू और प्लैटिनम उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट धातुएं। ठीक है, अगर 3D10 कंप्लीट है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो इनका जो मेटल का जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? हाँ, अगर इनका D10 कंप्लीटेड है ना, D10 क्या है? पेयर्ड या युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, तो इनका धात्विक यानी मेटालिक बॉन्ड, धात्विक आबंध कैसा होगा? प्रबल होगा? दुर्बल होता है बेवकूफों, क्या होगा? दुर्बल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे? करा दिया जाए, हो जाएगा। अपवाद वाले लिख लो सारे क्वेश्चन, ये रब कर दें। अब टोटल देखो 3D में नहीं, पूरे डी ब्लॉक में कितने ऐसे तत्व हैं जो अपवाद की श्रेणी में हैं? हेडिंग डालो एक्सेप्शनल या अपवाद, बोल दे, लिख लोगे सिंबल। लिखिए, कॉपर Cu, क्रोमियम क्या Cr, Cr, ठीक है। फिर नियोबियम Nb, मॉलिब्डेनम क्या होगा सिंबल? Mo, टेक्नीशियम Tc, Ru, रुथेनियम Rh, रोहेडियम, नाम नहीं आता तो लिख लीजिए उसी के नाम, रोहेडियम, पैलेडियम Pd, सिल्वर Ag, प्लैटिनम Pt, गोल्ड Au, रॉन्जेनियम Rg। ये सारे के सारे एलिमेंट्स अपवाद श्रेणी में आएंगे। ठीक है, अगला लिखेंगे एटॉमिक या आयनिक रेडियाई, इनकी क्या होती है? लिखा दिया जाए, सिर्फ 3D का ही लिखाएंगे। ठीक है, 3D आपके सिलेबस में 3D का ही आप लिखेंगे, जिरकोनियम नियोबियम का आप नहीं लिखेंगे। लिखिए, एक मिनट रुको, हेडिंग लिखो, संक्रमण तत्वों के गुण, और इसमें पहली हेडिंग लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिखेंगे संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, अभी हमने लिखा था क्या? n-1 d 1-10 ns 1-n, लिख लीजिए। संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d
1-10 NS1-2 से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है। 3D श्रेणी 3D, 4D, 6D, 3D, 4D, 5D, 6D श्रेणी में रखे संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार हैं, लिख लीजिए 3D, 4D, 5D, 6D, डायरेक्ट लिख दे आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, डायरेक्ट लिख लीजिए, ऐसे ही होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4s, 3D, 5s, 4D, 6s, 5D और 7s, 6D। ठीक है, आप नोबल गैसेस यहां पर अगर आप 18 रखते हैं तो 18 यहां रख दीजिए, बाकी जितने बचे 18 के बाद के 19, 20 दो यहां रखिए, 21 इसका रखिए, तो स्कैंडियम का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो स्कैंडियम के बाद अब आपका क्या आ रहा है, टाइटेनियम। अब यहां पर आप 2 कर दीजिए, कहां तक जाएंगे, जब तक इसमें 10 नहीं हो जाएगा। ठीक, ये फिनिश्ड। फिर दूसरा वाला है 4D, फिर 5D, फिर 6D। समझ आया? इसी के सारे अपवाद अभी मैंने लिखा है, जो अभी आपने एक्सेप्शनल केस लिखा वो इसी का लिखा है, जिसमें कॉपर वगैरह लिखा है। ठीक है, जितने अपवाद लिखे उसमें एक नीचे एक लाइन बना के लिख लीजिए, ये जितने भी आपने अपवाद लिखे इनका जो है एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जंप करके कहां चला जाता है, d में। ठीक है, यही इसका रीजन है, ऐसे सिंबल बना लो तो याद रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जंप कर d ऑर्बिटल में चला जाता है, इसीलिए ये सारे अपवाद की श्रेणी में आते हैं। हो गया? इसमें आपका जो एक्सेप्शनल केस है क्रोमियम का है और कॉपर का है। अगली हेडिंग लिखेंगे एटॉमिक रेडियाई। अगली हेडिंग लिखेंगे एटॉमिक रेडियाई या परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। ये रफ कर दिया जाए। लिखिए इसमें संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं का मान, संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं का मान इस ब्लॉक तत्वों की तुलना में, इस ब्लॉक तत्वों की तुलना में, इस ब्लॉक तत्वों की तुलना में कम तथा पी ब्लॉक तत्वों की तुलना में अधिक होती है। पी ब्लॉक तत्वों की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट लाइन से आयनिक त्रिज्या भी इसी में लिख लो। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, आवर्त में लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं चलने में
आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती हैं घटती हैं? पक्का घटती हैं। बाएं से दाएं चलने पर आयनिक त्रिज्याएं घटती हैं। सीक्वेंस बना लो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैग्नीज और आयरन। यहां से एक्सेप्शनल केस लगेगा। आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकेल, इन सब की इक्वल होती है। और इसके बाद कॉपर और जिंक, कॉपर की ज्यादा होगी, कॉपर फिर जिंक ये। और यहां पे थोड़ा सा बड़ा सा बनाओ तो तुमको याद रहेगा। ठीक है, किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ज्यादा लगता है। ठीक है, इसी वजह से क्या हो जाता है, हाईएस्ट हो जाता है। मैग्नीज, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? हाईएस्ट। ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा होती है मैग्नीज की, +1 से लेकर +7 तक जाती है मैग्नीज की। चलो अभी लिखा देंगे। अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, अलोंग द ग्रुप, यानी ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाएगा? थर्ड ग्रुप का लिख लो। अगर ये ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तब क्या होगा? 3D, 4D, 5D, 6D तो होती नहीं है, 6D नहीं है। ठीक है, लेकिन 4D का इक्वल होता है, 4D का इक्वल होगा लेकिन 5D के नियर अबाउट। ठीक है, 3D, 4D इट इज इक्वल टू, ऐसे वाला लगभग वाला बना लो ये पॉइंट। इनकी आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं? 4D और 5D की लगभग समान होती हैं। ठीक है, गलत लिख दिया क्या? ऊपर अलोंग द ग्रुप 4 से 12 तक जाएंगे बच्चा। अलोंग द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्याएं क्या होती है? हमेशा घटती हैं। ठीक है, क्या बात है, कोई और बात चल रही क्या मयंक? हाँ क्या? अगली हेडिंग लिख लेंगे, लेंथेनाइट। लेंथेनाइट कॉन्स्ट्रक्शन पढ़ा है आप लोगों ने? ये लिख लीजिए पहले। लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है? लेंथेनाइट संकुचन का नाम सुना है कभी? हाँ, वही संकुचन या अंकुचन एक ही होता है। लेंथेनाइट कॉन्स्ट्रक्शन, बढ़ते क्रम में क्या लिखा जाता है? इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स। यार सब बड़े साइलेंट हो। डी ब्लॉक टफ लग रहा है क्या? पी ब्लॉक से टफ है क्या डी? बस साइलेंट हो तुम लोग आज, क्या बात है? कोई सवाल जवाब कुछ नहीं? क्यों सोनम? हेडिंग लिखेंगे, लेंथेनाइट कॉन्स्ट्रक्शन, लेंथेनाइट संकुचन। पढ़ा सबने है लेकिन याद नहीं किसी को। लेंथेनाइड नहीं पढ़ा? संकुचन क्या होता है? बिल्कुल सिंपल, एक लाइन में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अगर 4f में है
तो ये क्या कहलाता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यही क्या कहलाता है आपका? लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड अंकुंचन। अंकुंचन क्या कहते हैं? अंकुचन जो भी है, दुर्बल परीक्षण, ठीक है। यानी कि इसमें ZZ क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। बिल्कुल सिंपल सा है इसको। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो आयनिक रेडियाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर लगातार बढ़ रहा है तो उसका आयनिक रेडियाई क्या होगा? आयनिक त्रिज्या क्या होगी उसकी? बढ़ेगी, घटेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, क्या करेगी? बढ़ेगी। अगर किसी का ऑक्सीकरण संख्या हम बढ़ाएं तो उसकी आयनिक त्रिज्या पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमको लग रहा है ये वाला टॉपिक ऊपर से जा रहा है सबके, है? समझ नहीं आ रहा है क्या? ये ऑक्सीकरण संख्या हमने निकलवाया है आप लोगों को, मेथड बताया कैसे निकाला जाता है। मैंगनीज की सारी ऑक्सीकरण संख्याएं लिखिए। आयनिक रेडियाई अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मान लीजिए, क्या दिमाग नहीं लगा रहे तुम लोग, Mn+2, Mn+3, Mn+4, मान लो ये सारी ऑक्सीकरण संख्याएं हैं, ठीक है, 7 तक होती हैं, और भी लिख सकते हो, Mn+5, ठीक है। अब बताइए हमने क्या पूछा आपसे? आयनिक रेडियाई क्या होगी अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ठीक है, तो आयनिक रेडियाई क्या होती है? घटती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिख लीजिए, शॉर्टकट ऐसे लिखा करिए, जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाएंगे तो आयनिक त्रिज्या घटेगी। ये सिंपल सा बनाया करिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है, ठीक है, तो आयनिक रेडियाई क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। ये छोटा सा सिंपल बनाया करिए, ये ट्रिक है लर्न करने का, यही आपको दिमाग में रखना है, शॉर्टकट। मैं तो ऐसे ही लर्न करती हूँ, तुम लोग को जैसे लर्न करना हो लर्न कर लो। अगला सब एक ही में लिखवा दें। इसके गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, कठोरता क्या होती है, घनत्व, सब एक ही में करके लिख लो, ठीक है। हेडिंग लिखो, गलनांक, कॉमा, घनत्व, कॉमा, कठोरता, हार्डनेस, कॉमा, धात्विक बंधन, मेटेलिक बॉन्ड, ये सारी चीजें क्या होती हैं? गलनांक, कठोरता और घनत्व और धात्विक बंधन। अनुक्रमानुपाती अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या लिखेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसमें जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका गलनांक बढ़ेगा, कठोरता बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा और धात्विक बंधन बढ़ेगा, ठीक है, धात्विक मेटालिक बॉन्ड भी बढ़ेगा, ठीक है। देखो सिंपल वे में बता रहे हैं, अगर कहीं पर भी जैसे यहां लिखा है MP अनुक्रमानुपाती 1, यानी कि ये 1 को बढ़ाओगे तो MP भी बढ़ेगा, और जहां पर लिखा है MP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P कर लो, अगर P को बढ़ाओगे तो MP क्या होगा? घटेगा। सिंपल सा ये होता है इसका ट्रिक, ठीक है, लिख लीजिए।
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका सीक्वेंस लिख लो, पेपर में आता है, इसी का सीक्वेंस लिखो 3D का। पूरा सीक्वेंस लिख डालो, स्कैंडियम से जिंक तक पूरा सीक्वेंस लिख जाइए, स्कैंडियम से जिंक तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब देखो सग में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस देखो कैसे होगा। पहले तो क्रोमियम और मैग्नीज का बना लो, क्रोमियम और मैग्नीज, पहले ये प्रोसेस बना लो ऐसे। बना लिया। अब सबका मुंह इधर की तरफ कर दो, इनका ऐसे ही हम लर्न करते, तुम लोग को जैसे लर्न करना वैसे लर्न करना। बाकी सबका मुंह इधर घुमा दो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए, अब हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्कैंडियम में 1, टाइटेनियम में 2, 3, वैनेडियम में 3, क्रोमियम में 6। क्रोमियम का लिखिए 6, 1 2 3 ऐसे लर्न कर लो, 1 2 3 6 5 4 3 2 1 0। ये इसके क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे घनत्व। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे घनत्व। घनत्व में भी सबका सीक्वेंस लिख डालिए फटाफट। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ऐसे पूरा बना डालिए। बना लिया। क्रोमियम पर ऐसे बनाइए और मैग्नीज पर ऐसे बनाइए। बन गया। बाकी सबका मुंह इधर घुमाइए, यहां पर इक्वल करेंगे और इनका मुंह इधर घुमाएंगे। क्यों? क्योंकि जिंक से अधिक कॉपर का घनत्व होता है। बाकी सबका मुंह टेढ़ा कर दो ऐसे। ठीक है, सिंपल वे में देखो, ये जितने भी है इनका क्या हो रहा है, एटॉमिक वेट देखिए बढ़ता जा रहा है। अगर एटॉमिक वेट इंक्रीज करेगी, ठीक है, एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, हमेशा घनत्व भी क्या होगी, बढ़ेगी। पहले इतना बड़ा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो देखो इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी या बढ़ेगी। और यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कॉपर का सबसे अधिक घनत्व होता है। लिख लीजिए, सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, कॉपर का होता है। लिख लीजिए। हाँ, मुंह इधर रहे थे ना उनका। एक यहीं पर और लिखिए, कंपटीशन लेवल में एक बार आया था कि ऑस्मियम का घनत्व कितना होता है, पूछा गया था। लिखिए नोट में, ऑस्मियम एंड इरेडियम का घनत्व भी अधिक होता है। ऑस्मियम और इरेडियम का घनत्व भी अधिक होता है और ऑस्मियम का नियर अबाउट 22 पॉइंट में आगे समथिंग कुछ है, 22 समथिंग कुछ है, 22.6
ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लिख लो, ये कंपटीशन लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑस्मियम का घनत्व कभी कभी आता है, ठीक है, नियर अबाउट कितना होता है 22.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगली हेडिंग लिखेंगे आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। शॉर्टकट में लिखा दें कि थ्योरी लिखाई जाए? शॉर्टकट लिख लो। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, शॉर्टकट लिखो, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर नाभिकीय आवेश लेफ्ट टू राइट जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनीकरण ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे मान लो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं आप, स्कैंडियम जा रहे हैं, इतना बड़ा हो रहा है, ठीक है, फिर आप जा रहे हैं टाइटेनियम का और बड़ा होगा, वेनेडियम का और बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसके आयंस देखिए और बड़े बड़े होते जाएंगे, आयंस बड़े होंगे तो आयनिक ऊर्जा इस पे सबसे अधिक लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नाभिकीय आवेश इंक्रीज होता है तो आयनिक ऊर्जा भी बढ़ेगी। ये शॉर्टकट है। थ्योरी लिख लो। देखो कभी कभी देखो आयनीकरण ऊर्जा, यहां लिख लो एक लाइन और, भूल गए, आयनिक हमेशा नहीं बढ़ती रहेगी, इसमें अनियमितता पाई जाएगी, मतलब कि कभी ये बढ़ भी सकती है और कभी छोटी भी हो सकती है, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है। तो कभी क्या हो जाएगा, बड़ा भी हो सकता है और कभी छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अनियमित रूप से भी बनाया जा सकता है, बन सकता है, या एक लाइन से इनमें लिख लो वृद्धि में अनियमितता, एक लाइन लिख लो, नहीं भूल जाओगे इस चीज को। यहाँ पे लिख लो वृद्धि में अनियमितता पुनर्संगठन ऊर्जा, पुनर्संगठन ऊर्जा किसे कहते हैं? ब्रैकेट में लिख लो पुनर्संगठन ऊर्जा, ब्रैकेट में लिखो एक इलेक्ट्रॉन को हटाने से, एक इलेक्ट्रॉन को हटाने से 4s और 3d कक्षकों की सापेक्ष ऊर्जा, 4s और 3d कक्षकों की सापेक्ष ऊर्जा बदल जाती है, बदल जाती है। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया से संबंधित ऊर्जा को, इस प्रक्रिया से संबंधित ऊर्जा को पुनर्संगठन ऊर्जा कहा जाता है, पुनर्संगठन ऊर्जा कहा जाता है, ब्रैकेट क्लोज, के कारण होती है, के कारण होती है और s इलेक्ट्रॉन के d कक्षकों में और s इलेक्ट्रॉन के d कक्षकों में स्थानांतरण से, d कक्षकों में स्थानांतरण से विनिमय ऊर्जा या एक्सचेंज एनर्जी, विनिमय ऊर्जा में वृद्धि के कारण होता है, वृद्धि के कारण होता है। और एक सीक्वेंस बनाएंगे
बना तो है, फिलहाल इसी को बना ले। नहीं, आप लोगों को जैसे लर्न करना है वैसे लर्न कर लीजिए, लेकिन देखो इसको देख के लिखना। स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम नहीं है। वेनेडियम, वेनेडियम के बाद सिकवे को, सिकवे को तुमसे, सिकवे को तुमसे, टीआई, सिकवे को तुमसे, मैंने नहीं, भूल गए थोड़ा थोड़ा है, मैंने नहीं, सिकवे को तुमसे मैंने नहीं, क्यों कोई, क्यों, क्यों कोई, क्यों कोई फिर जाए, क्यों कोई फिर जाए, जडन। इसको मैंने ऐसे याद करा है, आपको जैसे याद करना है आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। सिकवे को तुमसे मैंने नहीं, क्यों कोई फिर जाए, आपको जैसे याद करना है आप ऐसे याद कर लीजिएगा। ये इसका डी ब्लॉक एलिमेंट्स के फिजिकल स्टेट, इसके गुण, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ फिनिश होती है। यहाँ से अब मैग्नेटिक पावर शुरू होगा इसका, बता दिया जाए। अभी तो टाइम है 10 मिनट है, 10 मिनट है, अभी बहुत समय है। अच्छा रफली तो देख लो थोड़ा बहुत। कल पढ़ाना नहीं है बच्चा, कल क्लासेस चलेंगी क्या है? कल क्लासेस नहीं चलेंगी ना? कल कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? है? 10 मिनट देख लो, अभी 10 मिनट में तो एक टॉपिक लिख लोगे। अभी देखो 49 ही हुआ है ना, नहीं करना, प्रिंस करना है ना बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है ना। हेडिंग लिखेंगे चुंबकीय गुण या चुंबकीय गुण। मान लीजिए कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, या तो उसमें क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो मैग्नेट कैसा होगा, क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक मीन्स प्रति चुंबकीय। अगर कोई सब्सटेंस है जो क्या है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि अयुग्मित है, तो वो चुंबक कैसा होगा, है पैरामैग्नेटिक मीन्स अनुचुंबकीय। अगर यहां पर प्रतिचुंबकीय, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, आकर्षण की प्रतिकर्षण। वाह वेरी गुड, क्या बात है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण, और इसमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण। अच्छा कोई एग्जाम्पल बता दो अच्छा इसका, जैसे NaCl, H2O, और बताओ, और Zn+2,
और भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, आपके डायमैग्नेटिक होंगे, और ये पेपर में आता है क्वेश्चन, खूब आता है। और इसका कोई एग्जांपल बताओ। कॉपर के पास +2 होता है और एल्युमिनियम के ऊपर कितना होता है? बताइए। एग्जाम्पल लिख लेंगे। कॉपर +2, आयरन +3, O2 में भी होगा, क्रोमियम +3, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसको पूरा डिटेल में कराना पड़ेगा, बस इतना है, काफी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कॉपर, इसमें क्या चला जाएगा, 3D9 जाएगा। 9 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या रह गया आपका? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड है तो चुंबक कैसा होगा आपका? क्वेश्चन आएगा कैसे? +2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। 3D9 में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर आप इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे, लास्ट में क्या हो जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आप वहां क्या लिखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया तो कैसा हो जाएगा चुंबक। शॉर्टकट याद करना है तो मैंने तो ऐसे याद करा था, अनपैरा। मैंने इसको याद कर लिया तो दूसरा अपने आप याद हो गया। क्यों? क्योंकि इसका होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पीडी से क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक। क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है पेपर में कि पेयर्ड वाले में था पैरा की अनपेयर्ड वाले में था। तो आप चाहे तो आप अनपेयर्ड इसको लर्न कर लीजिए, अनपेयर्ड अनपैरा, और चाहे आप पीडी लर्न कर लीजिए। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो मैग्नेटिक कैसा होगा उसका, डायमैग्नेटिक होगा या प्रतिचुंबक। समझ आया? अगली हेडिंग लिखो, पदार्थों में चुंबकत्व की उत्पत्ति। पदार्थों में चुंबकत्व की उपस्थिति लिख लो। पदार्थों में चुंबकत्व की उपस्थिति, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन सब्सटेंसेस। पदार्थों में चुंबकत्व की उपस्थिति, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, गतिमान आवेशित कण, गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन परमाणु की दो प्रकार की गति होती है। दो प्रकार की गति होती है। पहला लिख लेंगे, नाभिक के चारों ओर गति। नाभिक के चारों ओर गति, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको, कक्षीय कोणीय गति कहते हैं। कक्षीय कोणीय गति, एक्सिस एंगुलर मोशन। दूसरा लिखेंगे, अपनी धुरी पर घूर्णन। अपनी धुरी पर घूर्णन, इसको बोलते हैं चक्रीय कोणीय गति। चक्रीय कोणीय गति। नेक्स्ट पॉइंट, ये दो गतियां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थों में, ये दो गतियां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थों में
चुंबकीय आघूर्ण को जन्म देती है। चुंबकीय आघूर्ण को जन्म देती है। लिखा? देखो आपने इसमें दो गतियां लिखी, यानी कि कोई अगर एटम है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां है, तो एक तो इसकी ये गति हो जाएगी अपने अक्ष पर, ठीक है, अक्षीय घूर्णन गति करेगा, और दूसरा क्या करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा और यहां पर एक गति करेगा, कक्षीय गति करेगा, ठीक है, चक्रीय गति करेगा। ये बात समझ में आई सबको? बाकी चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कैसे निकाला जाता है, कैसे चीजें क्या है, ठीक है। और एक पन्ना और लिख लेते, 5 मिनट में तो बहुत अच्छा होता। लिखना चाहोगे?